अब देखिए, बंगाल बीजेपी के लिए एक, मुझे तो लगता है कि एक अंतिम किला है। और जिस प्रकार से लगातार कोशिश की जा रही है ये बंगाल में अपनी सरकार बनाने की, तो ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जब चुनाव लड़ती है तो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। और जितने बड़े चेहरे हैं, जितने बड़े लोग हैं, उन सबको एक साथ लाना, सभी छत्रपों को एक साथ करना, ये स्वाभाविक सा है और वो है। लेकिन अगर इनसाइट के तौर पर, जिसको आप कहते हैं कि कहानी के पीछे की कहानी भी है, तो कहानी के पीछे की कहानी ये है कि अगर आप बंगाल के चुनाव में जो प्रमुख मुद्दे इस बार आने के या जिसके वहाँ प्रभावी होने की काफ़ी संभावना है, वो एक तो बांग्लादेश का मुद्दा रहेगा, घुसपैठियों का मुद्दा रहेगा, और प्रखर राष्ट्रवाद और विकासवाद का नारा जो भारतीय जनता पार्टी देती रही है, उस पर ही ये चुनाव होगा। उस चुनाव में जो कैडर है, जो रैंक एंड फाइल है, वो बिना आरएसएस के हो नहीं सकता। और जैसा सबीर जी ने भी कहा कि दिलीप घोष जो हैं वो एक कद्दावर नेता भी हैं और पहले प्रचारक रह चुके हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने अंडमान निकोबार में काफ़ी भूमिका निभाई थी संघ के विस्तार में, संघ के कार्य में। इसलिए जो संघ का कैडर है वो तभी बहुत प्रभावी होगा जब वहाँ संघ का जो चेहरा है और जो हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा चेहरा है, उसको प्रखर भूमिका मिले। और मुझे लगता है कि इसी चीज़ों को रिचार्ज करने के लिए दिलीप घोष को मुख्य धारा में लाया जा रहा है एक बार फिर से। और जैसा पहले भी हम जानते हैं कि उनकी एक बड़ी सफल भूमिका रही है, संगठन को भी उन्होंने 18 सांसदों वाली पार्टी विजय जी बीजेपी को बनाने के समय भी कमान दिलीप घोष के हाथ में ही थी। अब पिछले चुनाव में भले ही मुंह की खानी पड़ी हो, लेकिन अमित शाह तो यही कह रहे हैं कि हम तो बेहतर होते चले गए हैं, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता चला गया है। इसके ठीक उलट अगर हम टीएमसी की बात करते हैं विजय जी, टीएमसी में क्या अब आप एक जनरेशनल शिफ्ट आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? क्या ममता बनर्जी धीरे धीरे अभिषेक बनर्जी के हाथों में बैटन सौंपने की तैयारी कर रही हैं? मुझे लगता है इन चुनावों के बाद, इन चुनावों से पहले तो नहीं करेंगी। ये चुनाव तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और यदि उन्होंने ये मिस कर दिया, ऐसा समझा कि ये अभी टीएमसी के लिए जनरेशनल चेंज का टाइम नहीं है, ये इलेक्शन तो कम से कम ममता बनर्जी के भरोसे ही लड़ा जा सकता है, उनकी लीडरशिप में ही लड़ा जा सकता है जितनी भी मजबूती से। क्या नतीजे होंगे नहीं कह सकते, क्योंकि लेकिन अभिषेक बनर्जी अगली पीढ़ी, जब ये इलेक्शंस खत्म हो जाए, मुझे लगता है उसके बाद वो बटन शायद अभिषेक बनर्जी को सौंप दिया जाए। ये चुनाव ममता बनर्जी के बजाय किसी और के नेतृत्व में लड़ा गया तो टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। अभी भी मतलब मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 38% 39% वोट हैं अभी, उसमें 3% वोट का इजाफा चाहिए। और इसलिए दिलीप घोष साहब को भी उन्होंने याद कर लिया। दिलीप घोष साहब को याद किया, उसका मतलब ये नहीं कि वो महत्वपूर्ण भूमिका में आने वाले हैं। सब घर को, अमित शाह जी की आदत में है कि वो सारे नाराज लोग, घर के पुराने नए सब लोगों को जोड़कर रख ले, और वो 3% की क्या कैपेबिलिटी है, हाँ, उनको हर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। दूसरे नाराज को भी ले आते हैं, वो अपने नाराज नहीं, दूसरे जो नाराज उनको भी अपने, हाँ, सबको, मतलब जो भी लाया जा सकता है उन सबको लाकर वो कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, यदि मतलब ममता जी के लिए तो है ही इम्तिहान, क्योंकि वो तीसरी बार ये चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। लेकिन 2026 के जो 5 राज्यों के चुनाव है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी का फोकस स्पेशली केवल पश्चिम बंगाल पर है। इसको यूं भी देख लीजिए कि अमित शाह जी ने कोलकाता में एक घर ले लिया है, मतलब किराए पर, उसको किराए पे लिया, खरीदा वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ा घर, वहां से वो सारी चीजें देख रहे हैं, वहीं पर रुककर वो सारा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है असम से भी ज्यादा उन्होंने इस बार फोकस कर लिया कि असम में तो देख लेंगे हिमंता जो देख रहे होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतना है। और ये आखिरी किला, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, मतलब केरल तमिलनाडु तो अभी बहुत दूर है, उड़ीसा उन्होंने जीत लिया, जो उड़ीसा लंबे समय से उनके सपने में था। दिल्ली 2014 से, मतलब वैसे तो 25 साल से, लेकिन 2014 से वो बहुमत के बाद भी दिल्ली नहीं जीत रहे थे, तो उड़ीसा जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, महाराष्ट्र को कब्जे में कर लिया है। और अब केवल पश्चिम बंगाल है जिस पर उनकी नजर है कि ये किला ध्वस्त होना चाहिए।